यस वेलकम। सो आज हम डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन, राइट। सो द टाइट्रेशन टॉपिक इज़ पेंडिंग, तो वहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है रिएजेंट KMnO4, राइट। KMnO4 इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। वो एक्चुअली खुद अपने आप को क्या करता है? रिड्यूस करता है, और किसी और चीज़ को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। वो किस कलर का होता है? पिंकिश कलर का होता है, और वो बेसिकली टाइट्रेशन में यूज़ करा जाता है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऊपर ब्यूरेट है उसमें मैंने KMnO4 पिंक कलर का रखा है, और नीचे एक अननोन सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसमें क्या कितना है वो मुझे मालूम नहीं है, राइट। तो क्या होगा एक्चुअली कि यहाँ जो ये अननोन सॉल्यूशन है वो और KMnO4 जो मैं इसमें ड्रॉप डाल रहा हूँ, उन दोनों का रिएक्शन होगा, और कुछ रिएक्शन होके, ठीक है, KMnO4 कंज्यूम होगा, राइट। अगर पूरा का पूरा KMnO4 कंज्यूम हो जाएगा तो जो कलर होगा वो नॉन कलर होगा। लेकिन अगर KMnO4 अनरिएक्टेड उसमें रहेगा तो हमें वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो हमें पता चलेगा कि इसमें अगर ब्लू कलर रहता है, यानी कि अभी जो भी कुछ था, अगर यहाँ पे ब्लू कलर रहता है, इसका मतलब है कि KMnO4 अभी एक्सेस में है, यानी कि पूरा का पूरा जो अननोन सॉल्यूशन था वो रिएक्ट हो चुका है। तो उससे हमें आइडिया लगता है कि इसमें ये अननोन सॉल्यूशन में क्या क्या था, राइट। यानी कि KMnO4 कितना इसमें कंज्यूम हुआ, उसके ऊपर से ही ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अननोन सॉल्यूशन में क्या क्या था, ठीक है। तो उसके लिए एक इक्वेशन है, इसका नाम है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अननोन, दैट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, राइट। अच्छा, अभी नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े हैं कि जैसे कोई इक्वेशन होता है, ये कोएफिशिएंट होता है, ये कोई A रिएक्टेंट होता है, इसका B मोल अगर B का, राइट, तो हमें C मिलता है। यानी कि हम मोल कॉन्सेप्ट में इसको ऐसा बोलते थे कि A मोल ऑफ A विल रिएक्ट विद द B मोल ऑफ B, राइट, एंड दैट विल गिव मी C मोल ऑफ C। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये A एंड B कोएफिशिएंट हो। व्हाट आई मीन टू से इज़, कोई भी रिएक्शन मैंने आपको दिया है जैसे कि A प्लस बी गिव C, तो इसको बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि यहाँ A B वो क्या होगा वो जानने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लगा सकते हो यहाँ पे, आप सिंपली लगा सकते हो यहाँ पे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, दैट इज़ द गुड थिंग विच वी हैव विद द ग्राम इक्विवेलेंट टर्म। अच्छा, अभी समझते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट टर्म है क्या। तो बेसिकली मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी तो आपको मोर और लेस पता ही होगा। मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स का मतलब होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। नॉर्मलिटी का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट के वेट क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे अगर H2SO4 का मोलर मास निकालना है तो मोलर मास कितना आया था? 98, वो सबको पता है। यानी कि ये 2 × 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 फोर्जा, यानी कि 4 ऑक्सीजन है। आप अगर इसका सम करोगे तो 98 आएगा। लेकिन अगर इसका मैं इक्विवेलेंट मास निकालना चाहता हूँ, इक्विवेलेंट मास है ना, तो कितना आएगा भाई? मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आएगा? तो भाई ये 2 आयंस में डिवाइड होता है ना, तो यहाँ नीचे आएगा 2, राइट। यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो 48 आएगा, ठीक है। तो उसका यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है। चलो, अभी KMnO4 एंड अननोन सॉल्यूशन की जो हम बात किए थे आगे, वो दोनों रिएक्ट होती है, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम है, तो उस कंडीशन में KMnO4 जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में, ठीक है। और जो आपका अननोन सॉल्यूशन है वो कुछ भी बना लेगा, मान लेते हैं कि वो X है, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसमें करना क्या होता है कि KMnO4 जो होता है ना, KMnO4, वो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, राइट। एंड अगर एसिडिक मीडियम होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में, राइट। यानी कि डेल्टा कितने का हुआ? 5 का। अगर न्यूट्रल मीडियम हुआ, ठीक है, यानी कि पानी हुआ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। कौन कन्वर्ट होता है भाई? KMnO4। यानी कि अभी ऑक्सीडेशन नंबर का डेल्टा कितना हुआ? 7 से वो कम होता है 4 में, यानी कि डेल्टा हुआ 3 का। और अगर बेसिक मीडियम होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 में। अच्छा, इसको बोलते हैं मैंगनेट आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैंगनेट आयन, ठीक है। इसको क्या बोलते थे? पर मैंगनेट, इसको बोलते थे पर मैंगनेट, या फिर पोटेशियम पर मैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट, राइट। तो ये जो MnO4, या फिर इसको ऐसे भी कहीं कहीं बार लिखा जाता है कि MnO4-2, राइट, इसको। तो ये जो मैंगनेट आयन है
या फिर पोटेशियम मैंगनेट है, ठीक है, उसमें Mn का कितना होता है भाई, इसमें होता है +6। तो इस केस में डेल्टा 1 कितना हुआ, डेल्टा जो है वो कितना हुआ, 1 हुआ। अच्छा, KMnO4 जो है और K2Cr2O7 है वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 का कलर होता है पिंकिश और K2Cr2O7 का कलर होता है रेड ऑरेंज। KMnO4 जो है उसको अगर हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन में तो उसमें कुछ इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बहुत ही अच्छा सेल्फ इंडिकेटर ही होता है। यानी कि शुरू में जब हम KMnO4 डालते हैं तो चीज़ें होती हैं कलरलेस, है ना, और बाद में जब KMnO4 एक्स्ट्रा एक्सेस में डाल देते हैं पूरा रिएक्शन ख़त्म होने के बाद तो वो कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में। तो पता चल जाता है कि हमारा एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट यानी कि रिएक्शन ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक है, अभी यार बात करते हैं K2Cr2O7 की। तो इसमें हमें इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए कि K2Cr2O7 जो है ना वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें एक्चुअली कलर चेंज हो जाता है, कलर जो है वो Cr+3 में चेंज हो जाता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ K2Cr2O7 जो है वो रिएक्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में, और इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन, है ना, क्रोमेट आयन। अच्छा, ये जो क्रोमेट आयन है उसका कलर होता है ग्रीन कलर, और ये जो ग्रीन कलर का होता है, तो अभी क्या हो गया, ये था रेड ऑरेंज कलर का, ये था ग्रीन कलर, यानी कि सब मिक्सअप हो गया। तो इसमें हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगता कि हमने क्या कितना डाला और कितना कब रिएक्शन ख़त्म हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर का डालना ज़रूरी होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हम डालते हैं जैसे कि डाईमिथाइल अमाइन, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो ये सब डालना पड़ता है इसलिए कि हमें पता चले कि रिएक्शन हमारा कब ख़त्म हो गया, राइट। तो इसको याद रखना ज़रूरी है। और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसमें KMnO4 जो है एंड K2Cr2O7 है, वो किस किस चीज़ों को कैसे कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं वो करते हैं। चलो, तो KMnO4 एंड K2Cr2O7 जो है वो C2O4-2 यानी कि ऑक्जेलेट आयन, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, है ना। ये कैसे बनता है, ये इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, और उसमें से अगर मैंने 2 H+ को निकाल दिया, ये जो H+ है उसको निकाल दिया, तो मुझे मिल जाता है ऑक्जेलेट आयन। तो इसको शॉर्टकट में लोग ऐसा भी लिखते हैं C2O4-2, राइट। तो ये जो ऑक्जेलेट आयन है वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं इन दोनों के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, राइट। यानी कि ऑक्जेलेट आयन जो था इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, चलो करते हैं फाइंड आउट। 2x - 8 = -2, तो x आएगा, x कितना आएगा भाई, x आएगा 3, राइट। एंड CO2 में कितना आएगा, तो CO2 में मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा, तो ये सेम चीज़ मैंने यहाँ ऑलरेडी बताई हुई है। तो ये जो है x कार्बन का जो 3 था वो 4 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि हमें डेल्टा कितना का मिला, 1। लेकिन मैं यहाँ कार्बन का डेल्टा 1 नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन सिंगल है, यानी कि यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 2 × 1 आएगा मेरा, यानी कि डेल्टा आएगा मेरा 2 का, राइट। चलो, तो ये एक बात हो गई। इसके बाद में अगर KMnO4 या फिर K2Cr2O7 नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का था X3 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर था X5, यानी कि डेल्टा कितने का हुआ भाई, डेल्टा 2 का हुआ। अगर K2 ये सेम चीज़ अगर I- के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है I2 में। अगर HCl के साथ कन्वर्ट करता है, या फिर लोग ऐसा भी लिखते हैं Cl- को कन्वर्ट कर देता है Cl2 में, ऑक्सीडाइजेशन नंबर इसका 0 हो जाएगा। अगर सल्फाइट आयन हुआ तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है सल्फेट में, और अगर आर्सेनाइट हुआ तो वो आर्सेनेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर फेरस हुआ तो फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, और अगर SO2 हुआ तो वो SO4-2 यानी कि सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें एक और आप ऐड कर सकते हो, अगर H2S हुआ तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं सल्फर में, राइट। चलो, तो यहाँ तक का है। मोस्टली आपको इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ SO3-2। इसका मतलब है कि KMnO4 कितना मुझे चाहिए अगर 1 मोल SO3 दिया हुआ है तो, राइट। तो अभी मुझे एक चीज़ तो पता है कि सल्फाइट आयन अभी देखा, कहाँ पे देखा, ये रहा, कि भाई सल्फाइट आयन जो होता है वो सल्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ मैंने रिएक्शन लिख दिया कि KMnO4 जो है वो सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये KMnO4 जो है वो खुद किस में कन्वर्ट होगा भाई, वो भी तो आगे दिया हुआ है, वो भी तो आगे बताया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। KMnO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है
Mn+2 में अगर एसिडिक हुआ तो, KMnO4 कन्वर्ट होता है MnO2 में अगर न्यूट्रल हुआ तो, एंड KMnO4 कन्वर्ट होता है K2MnO4 में अगर ये बेसिक हुआ तो। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम Mn+2 लेंगे, राइट। तो चलो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, कहाँ गया, Mn+2 में, राइट। तो KMnO4 में क्या डेल्टा चेंज होता है, यहाँ 7 था Mn का, यहाँ पे +2 हुआ, डेल्टा हुआ 5 का। और यहाँ पे सल्फ़र का चेंज होता है x=4 से x=6 में, यानी कि यहाँ डेल्टा हुआ 2 का। तो चलो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 दैट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3, राइट। चलो ठीक है, इतना लिख दिया। अभी ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू इसका n फैक्टर, एंड यहाँ पे भी सिमिलरली मोल्स ऑफ SO3 - 2 इंटू इसका n फैक्टर, ठीक है। चलो मोल्स ऑफ KMnO4 तो हमें फाइंड आउट करना था कितना था भाई, ये कैसे निकाला मैंने n फैक्टर, तो भाई n फैक्टर जो है वो ऑलरेडी यहाँ डेल्टा जो है वही तो n फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, राइट। तो ये 5 जो है वो यही है। अच्छा यहाँ ये क्या है भाई, ये गिवन है, जो मोल्स ऑफ SO3 है, SO3 - 2 है वो तो किया हुआ है, और ये 2 क्या है, 2 जो है वो यहाँ से मैंने लिया हुआ है, कहाँ से लिया है, जो SO3 का चेंज था ना वो लिया हुआ है, राइट। चलो तो ये एक बात हो गया। तो इसके ज़रिए आप कितना KMnO4 का मोल रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिया है 3 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड प्लस Fe2SO4 थ्राइस रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 2 मोलर KMnO4, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ FeSO4 इन द मिक्सचर, राइट। अच्छा इसमें क्या बोला गया है कि आपका एक अननोन सॉल्यूशन जो है उसमें 2 सॉल्ट लिखे हुए हैं। कौन से 2 सॉल्ट है, एक है फेरस सल्फेट एंड दूसरा है फेरिक सल्फेट, है ना। ये है फेरस सल्फेट यानी कि ये Fe+2 है, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये Fe+3 है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ पता है कि Fe+3 है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। नॉर्मली Fe का +3 के बाद ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता नहीं है, यानी कि ये जो है वो भाई साहब तो ऐसे के वैसे रहेंगे, वो KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करने वाले हैं। तो अगर मैं ऊपर से KMnO4 यहाँ डालूंगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट किसके साथ करेगा, Fe+2 के साथ। तो इसलिए मैंने रिएक्शन में सिर्फ लिखा हुआ है KMnO4 प्लस FeSO4 दैट विल गिव, KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, बराबर है, और Fe+2 यहाँ पे Fe जो है वो +2 स्टेट में है, वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। वो तो आगे ऑलरेडी दिखाया हुआ है आपको, कहाँ पे गया भाई, ये रहा, है ना। तो ये ऑलरेडी आपको लिखाया हुआ है। तो फेरस कन्वर्ट होता है Fe+3 में, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने Fe+3। अच्छा अभी क्या करूँगा, KMnO4 का ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू FeSO4 का ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये मैंने लिख दिया। फिर इस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ है तो इसको मैं मोल्स इनटू n फैक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। भाई मोल्स ऑफ KMnO4 दिया हुआ है मुझे, भाई मोल्स ऑफ KMnO4 तो नहीं दिया हुआ है, मोल्स ऑफ KMnO4 तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है मुझे, और क्या दिया हुआ है मुझे, मोल्स ऑफ FeSO4 दिया हुआ है भाई, वो भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ कम कर सकते हैं भाई, मोल्स दिया हुआ नहीं है लेकिन मुझे मोलारिटी दी हुई है, ये रही मोलारिटी, KMnO4 की मोलारिटी दी हुई है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। भाई मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को इस साइड में ले जाऊँ मल्टीप्लिकेशन में मोलारिटी के साथ तो मुझे मोल्स मिल सकता है। भाई वो दोनों तो दिया हुआ है मुझे, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, लेकिन मेरे को ये ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके, है ना। तो तब मुझे क्या मिल जाएगा, मोल। तो वही तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 2 यानी कि 2 जो है वो मोलारिटी है, और इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा मोल। तो ये जो मोल है उसको मैं क्या कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे। तो वही तो मैंने किया है यहाँ पे, ये जो है वो मोल्स है, ये जो है वो डेल्टा है, डेल्टा यानी कि ये रहा, राइट। चलो तो ये रहा डेल्टा, और ये मोल्स ऑफ FeSO4 जो मुझे फाइंड आउट करना है वो है, और एक जो है वो क्या है, ये एक जो है वो ये वाला है, राइट। यानी कि ये वाला जो है वो डेल्टा किसका है, Fe+2 से Fe+3 वाला। तो इसमें मुझे FeSO4 का मोल्स कितना मिला आप देख सकते हो, 1 मिला। यानी कि मुझे टोटल मोल्स कितना दिया हुआ था, टोटल 3 दिया हुआ था। उसमें मुझे फाइंड आउट करना था FeSO4 का फ्रैक्शन कितना है। तो ये तो ईजी बात है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भाई, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल मोल में FeSO4 का कितना है, यानी कि FeSO4 का मोल था 1, नीचे होते हैं टोटल मोल, यानी कि मेरा फ्रैक्शन आएगा 33%, राइट। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो फाइंड द रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 100 ml KMnO4, यानी कि मोलारिटी पूछी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी,
टू रिएक्ट विद द 0.2 मोल FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। अच्छा ठीक है, कर दें। तो भाई KMnO4 FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, Fe+2 में है, राइट, FeSO4 का मतलब। और ये कितने में है? अच्छा, ये मुझे पता कैसे चलेगा Fe+2 में ही है? अच्छा, ये ऐसे पता चलता है कि भाई SO4 जो होता है ना, वो तो सल्फेट आयन है, तो वो तो -2 में होता है, तो Fe किस में होगा? Fe+2 में होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा है वो न्यूट्रल है। चलो, तो ये Fe+2 Fe+3 में होता है, वो मुझे पता है। ये KMnO4 Mn+2 में होता है, यानी कि ये मुझे डेल्टा मिल गया, ये डेल्टा 1 मिल गया, यानी कि अभी मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये क्या किया, 5 मैंने ये यहाँ डेल्टा 5 लिया इसका, ये डेल्टा 1 जो था वो यहाँ लिया, और मोल जो है FeSO4 के जो मोल्स है वो मुझे दिए हुए थे, राइट। तो ऐसा करके मैंने KMnO4 के मोल निकाल दिए। अच्छा, मैंने मोल निकाला, लेकिन मुझे तो मोलारिटी फाइंड आउट करना था, तो कोई बात नहीं। मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम तो मुझे दिया हुआ था 100 ml, मोल मैंने अभी अभी निकाले, तो उसका यूज़ करके वो मोलारिटी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके बाद में फोर्थ सम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, है ना। तो ये थोड़ा टिपिकल सम है। इसमें क्या करना होता है कि ये इसमें 2 पार्ट है, देखो इसमें 2 आयन है, ये Fe है, वो Fe इस ऑक्जेलेट आयन होता है, उसका -2 होता है, तो इसका क्या होगा भाई, Fe का होगा +2, यानी कि Fe जो है वो Fe कन्वर्ट होता है Fe+3 में, ये मैंने एक पार्ट कर लिया, और इसी का ही ऑक्जेलेट कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, यानी कि एक ही जो मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा यहाँ पे, राइट, यानी कि Fe+2 Fe+3 में एंड ऑक्जेलेट आयन CO2 में। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, टोटल इसका डेल्टा निकालना पड़ेगा, टोटल डेल्टा, यानी कि ऑक्जेलेट वाला डेल्टा निकालूं तो इसमें ऑक्जेलेट में x का होता है 3 और इसमें होता है 4, ठीक है, यानी कि डेल्टा आया 1 का, लेकिन कार्बन तो 2 होते हैं, तो मुझे इसका मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, यानी कि इसका डेल्टा आएगा 2 का, और Fe+2 से Fe+3 यानी कि डेल्टा आएगा 1 का, तो टोटल Fe और इन दोनों का मिला के कितना डेल्टा आएगा भाई, 3 का आएगा, है ना। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, उसका डेल्टा आएगा 3 का। अच्छा, KMnO4 का डेल्टा तो सबको पता है, डेल्टा 5 होता है, तो बस अभी तो कर लो यार, कोई बात नहीं। FeSO4 का, FeC2O4 का एंड KMnO4 का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करके ये क्या निकाला मैंने, ये डेल्टा इसका लिया FeC2O4 का, यानी कि फेरस ऑक्जेलेट का, और मोल्स दिया हुआ है, यस फेरस ऑक्जेलेट का मोल दिया हुआ है, देखो आप यहाँ देख सकते हो ऊपर इक्वेशन में, तो ये मैंने एक ले लिया है, कहाँ से, यहाँ से। चलो, और ये मुझे फाइंड आउट करना है, और 5 तो मुझे पता ही है डेल्टा, राइट, तो मैंने ये यहाँ से ले लिया, यानी कि मेरी कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पे। चलो, इसके बाद में 5वां क्वेश्चन क्या है, टू ऑक्सीडाइज द मिक्सचर ऑफ दिस सो मैनी सॉल्ट, है ना। ये बहुत बड़ा मिक्सचर है भाई, ये बहुत बड़ा मिक्सचर है, और उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करने वाले हैं बाय यूजिंग KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो कितना लगेगा, ये अलग 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 तरीके का सब सॉल्ट दिया हुआ है मुझे, और सभी 1-1 मोल है यहाँ, ईच सभी का 1-1 मोल है, राइट। तो उसमें याद ये रखना है कि भाई फेरस होता है ना, फेरस, अगर मेरे पास सॉल्ट जो है वो Fe+2 है तो वो कन्वर्ट Fe+3 में होगा, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा सॉल्ट है जो Fe+3 में ऑलरेडी है तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो उसमें से मैंने ऑलरेडी छांट लिया है कि Fe2SO4 जो है वो ऑलरेडी Fe+3 फॉर्मेट में है, तो उसका कुछ नहीं होगा, राइट। चलो, उसके बाद में FeSO4 दिया है, FeSO4 जो है उसको किस में कन्वर्ट होगा भाई, ये तो Fe+2 में है, तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका Fe+3 में, राइट। अच्छा, तो इसमें डेल्टा कितने का आएगा, डेल्टा आएगा इसका 1 का, और यहाँ से यहाँ डेल्टा आता है 5 का, यानी कि इसमें मुझे मोल्स रिक्वायरमेंट कितना आएगा भाई, मोल्स KMnO4 का मोल आएगा 1/5, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ निकाला FeSO4 के लिए। चलो, तो ये ख़त्म हो गया ऊपर वाला, ये भी ख़त्म हो गया, अभी कौन बचा, हाँ ये वाला। चलो, ये वाला कर लेते हैं। तो FeC2O4 अभी किया था, अभी किया था आगे का क्वेश्चन में कि इसका डेल्टा ओवरऑल कितना आता है 3 का, तो मैं ये अभी नहीं करवा रहा हूँ, तो ये डेल्टा 3 का आता है तो भी करवा लो, इजीली बात है। इसका डेल्टा होता है 5 का, इसका मोल मुझे फाइंड आउट करना है, इसका ईच सभी सॉल्ट का 1 मोल था, यानी कि ये भी मोल दिया हुआ है, ये डेल्टा होता है 3 का, ये भी पता है, तो मुझे इसका भी मोल मिल जाएगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए KMnO4, इतना मोल्स चाहिए। चलो, अभी किसका टर्न आया भाई, ये भी ख़त्म हो गया, अभी Fe2SO4 थ्राइस का लेते हैं। अच्छा, ये हो गया ना, अच्छा, सो सॉरी, एक काम करते हैं भाई, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक्चुअली इसको निकाला था ना, यस इसको निकाला था, राइट, ये यहाँ से हमने इसको निकाला था, तो ये तो बाकी रह गया था।
चलो तो Fe2C2O4 थ्राइस तो बाकी रह गया था, तो Fe2C2O4 थ्राइस तो बाकी रह गया था। तो Fe2C2O4 थ्राइस जो है उसमें क्या होता है, इसमें भी Fe+3 होता है। तो Fe+3 जो होता है ना, क्योंकि देखो इसमें कैसे करना है कि C2O4 जो होता है, C2O4 जो होता है ना, C2O4 जो होता है वो -2 होता है, C2O4 -2 होता है, और इससे 3 मोलिक्यूल है, यानी कि ये हुआ -6। तो Fe+2 को 2x ले ले, इसको 2x ले ले, तो 2x माइनस है ना, 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x कितना आएगा 3, यानी कि Fe जो है वो +3 फॉर्म में है, राइट। तो अगर Fe+3 फॉर्म में है तो Fe का तो नहीं होगा, राइट, Fe का तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ Fe का नहीं होगा, लेकिन ये जो C2O4 है उसका तो कन्वर्ट हो जा सकता है, यानी कि ये Fe रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन C2O4 तो कन्वर्ट होगा। C2O4 किस में कन्वर्ट होगा भाई, CO2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे डेल्टा जो आएगा वो कितने का आएगा, C2O4 में कितना होता है डेल्टा, चलो देखते हैं। C2O4 में x आता है 3 का, राइट। तो x आता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3 का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4, यानी कि डेल्टा शुड बी 1। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 कार्बन है, यहाँ पे क्योंकि 2 कार्बन है और 2 कार्बन भी है और वापस यहाँ 3 भी है, यानी कि 3 2 6 कार्बन है, यानी कि क्या आएगा बेटा, जो डेल्टा पहले था 1 का वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कार्बन मल्टीप्लाई बाय टोटल 3 मोलिक्यूल, यानी कि 6 का डेल्टा आएगा इसमें, राइट। तो यही जो डेल्टा 6 का आया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी 1 मोल इसका भी है। ये डेल्टा किसका है भाई, ये Mn+7 से Mn+2 वाला है डेल्टा 5 का, राइट, सबको पता है। और इसमें भी मुझे n मिल गया, राइट। तो इसमें क्या करना है भाई, इसमें मुझे n मिल गया, इसके लिए भी चलो, यानी कि पहले सॉल्ट के लिए मुझे 0 मिला था, 0 मतलब कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। कहाँ गया, चलो कोई और पेन ले लेते हैं, हाँ। तो देखो इसमें मुझे, इस वाले में मुझे लगा ही नहीं था, है ना, इस वाले में मुझे लगा ही नहीं था, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था, यानी कि 0। दूसरे वाले में मुझे इतना लगा था, तीसरे वाले में मुझे इतना लगा था, और चौथे वाले में मुझे इतना लगा। तो इसी का मैंने सबका सम कर लिया, यहाँ पे सबका सम कर लिया। तो टोटल KMnO4 रिक्वायरमेंट आया मेरा, आप देख सकते हो 2 मोल्स का। चलो इसके बाद में नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात मैं करने जा रहा हूँ, उसका नाम है I2, ठीक है ना। हमने अब तक किसका बात कर लिया, अब तक हमने बात कर लिया KMnO4 का एंड K2Cr2O7 का, वो दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। उसके साथ साथ आयोडीन भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट, और उसको आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं, अगर हमने आयोडीन को डायरेक्टली रिएक्ट करवा दिया, राइट। तो चलो इसमें होता क्या है भाई, इसमें होता है कि आयोडीन जो है वो सोडियम थायोसल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है उसका रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं, तो इसका हमें मिलता है सोडियम टेट्रासल्फेट, ठीक है ना, यानी कि ये Na2S4O6 मिलता है, राइट। तो हम इससे भी रिएक्शन करवा के हम लोग आइडिया ले सकते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, अच्छे एजेंट चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर है। चलो तो ये एक हो गया। उसके बाद आता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं एक्चुअली, जो जैसे कि कोई कंपाउंड है Cu+2, उसका I- के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि I2 लिबरेट होता है। क्या होता है, अच्छा आप बोल रहे होगे कि सर आपने ये बैलेंस नहीं किया है, चलो बैलेंस भी कर लेते हैं यार। तो 2Cu+2 4I2 हो गया ना बैलेंस, हाँ ठीक है। चलो तो अभी क्या करेंगे, ये I2 जो निकला ना, इसमें क्या मिलता है हमें, Cu+2 का 4I- के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो I2 मिलता है, राइट। ये जो I2 जो गैस बन के लिबरेट होता है, ऐसे ऐसे निकलता है, वो गैस को हम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और वो करवाते हैं तो हमें ये मिलता है, वो तो आगे भी मिला था, है ना। तो ये ऐसा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन, है ना। तो इसको आयोडोमेट्रिक बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते थे आयोडीमेट्रिक, यानी कि अगर डायरेक्ट रिएक्शन करवा लिया तो इसको बोलते हैं आयोडीमेट्रिक, और अगर इनडायरेक्ट मतलब कि आयोडीन गैस निकाल के फिर उसका टाइट्रेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। अच्छा, इसका एंड पॉइंट यानी कि रिएक्शन कब खत्म हुआ वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोग स्टार्च डालते हैं। स्टार्च जो होता है ना, वो आयोडीन अगर एक्स्ट्रा बचा कुचा होगा तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि भाई आयोडीन निकल रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि अभी रिएक्शन सब खत्म हो गया है और हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। अगर I2 जो है वो इनसॉल्यूबल है, ठीक है ना, पानी में, तो फिर वो कौन से फॉर्मेट में होता है। ये एक्चुअली थियोरेटिकल एक पॉइंट है जो आपकी NCERT में है, इसलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है कि I2 जो होता है ना वो पानी में इनसॉल्यूबल होता है, लेकिन वो Ki के साथ मिलके Ki3 के फॉर्म में रहता है, राइट। चलो तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे ये पूरा चैप्टर, बाकी सब हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट हम लोग अभी कम 4th चैप्टर में आई थिंक जाएंगे, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्डिंग और वो चैप्टर हमारा पेंडिंग है। ठीक है, तो वहाँ से शुरू करने वाले हैं। चलो, बाय बाय।